नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 31 जुलाई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPOSI, दिल्ली पुलिस, PET एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेशनल अफेयर्स, यानी राष्ट्रीय मामलों में 780 न्यू एयर ट्रैफिक रूट्स अप्रूव्ड अंडर उड़ान। दोस्तों, ये उड़ान क्या है? यह एक योजना है। तो इस उड़ान स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने 30 जुलाई 2021 को 780 नए हवाई यातायात मार्गों को अप्रूवल दे दिया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फॉर्म ऑन 30 जुलाई 2021 that 780 new air traffic routes have been approved under the Regional Air Connectivity Scheme उड़ान। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इन दिस रिगार्ड सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया टोल्ड इन द लोकसभा दैट सिंस द लॉन्च ऑफ उड़ान स्कीम 359 रूट्स हैव बीन मेड फंक्शनल इन द कंट्री। यानी 359 मार्गों को कार्यात्मक बनाया गया है। किसके तहत? इस उड़ान योजना के शुभारंभ के बाद से। तो इस तरह से प्रेजेंटली 59 न्यू एयरपोर्ट हैव बीन मेड ऑपरेशनल अंडर द उड़ान स्कीम, यानी इस उड़ान योजना के तहत 59 नए हवाई अड्डों का भी संचालन किया गया है। एट द सेम टाइम कार्गो हैंडलिंग सर्विस have also seen a growth of 2% to 19% during the period of COVID pandemic। यानी सोचिए कि इस कोविड नामक इस महामारी के दौरान भी 2% से लेकर 19% की वृद्धि देखी गई है। द नंबर ऑफ कार्गो हैंडलिंग ऑपरेटर्स इन द कंट्री हैज इंक्रीज टू 28। तो इस तरह से यह उड़ान स्कीम देखा जाए तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है इसके माध्यम से। तो दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू इन न्यू दिल्ली ऑन अक्टूबर 2016। ये कब लॉन्च हुई थी? ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 2016 में। और इसका जो क्रियान्वयन यानी यह वर्क करना स्टार्ट किया 2017 से, यानी कह सकते हैं एंड विल बी इन ऑपरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 10 ईयर। 10 साल तक की अवधि के लिए इस योजना में ऑपरेशंस होंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड लो कॉस्ट एयर टिकट, यानी मात्र 2500 एयर टिकट किराया उस समय तात्कालीन घोषणा के समय लगा था। और इस दोस्तों इसका फुल फॉर्म उड़ान का है, याद रखना, उड़े देश का आम नागरिक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं। इंडिया विल चेयर द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा कौन? हमारा भारत। और यह जो है 2021-22 के लिए, यानी भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता को संभालेगा। इंडिया विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ऑन 1 अगस्त। ड्यूरिंग दिस टाइम द कंट्री इज प्रिपेयर टू होस्ट ए स्पेशल प्रोग्राम रिलेटेड टू 3 मेजर एरियाज, यानी 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर यह अध्यक्षता करेगा। दैट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी समुद्री सुरक्षा, और पीस कीपिंग, शांति या कह सकते हैं, और काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद को रोकने संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों की यह मेजबानी करेगा। तो इस तरह से इट इज स्पेशल ऑनर फॉर अस टू बी प्रिसाइडिंग ओवर द सिक्योरिटी काउंसिल इन द सेम मंथ व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 75th इंडिपेंडेंस डे। यानी इस तरह से हम लोग, हमारा 15 अगस्त आने वाला है, तो हम अगस्त में इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और कितने अच्छा संयोग है कि हम स्वतंत्रता भी इसी महीने मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें फ्रीडम मिली थी। द फर्स्ट डे ऑफ इंडिया प्रेसिडेंसी विल बी ऑन मंडे अगस्त 2। Trimurti will hold a press conference at the UN headquarters on the program of the council for the month। तो इस तरह से यह जो है 2 अगस्त को इनका कार्य स्टार्ट होगा मुख्यालय से। त्रिमूर्ति will also provide a briefing for member state of
United Nations which are non-member of the council on its work for the month according to a schedule released by the UN। यानी कह सकते हैं कि इसमें उन सदस्यों को भी कार्य विवरण उपलब्ध कराएंगे जो इस परिषद के सदस्य नहीं भी हैं। और इस तरह से 1 जनवरी 2021 को इसका जो शुरू हुआ था कार्यकाल भारत का, भारत 8वीं बार 2 वर्ष के लिए यह चुना गया है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगस्त प्रेसिडेंसी विल बी इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंसी एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 2021-22 टर्म, यानी भारत की यह पहली अध्यक्षता होगी। फिर भारत अपने 2 साल के कार्यकाल के अंतिम माह यानी अगले दिसंबर में फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा। ये भी पॉइंट है इसमें, यानी 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ, पहली बार अध्यक्षता कर रहा है, और फिर जो है दिसंबर में करेगा लास्ट में। अब बढ़ते हैं, इंटेल लॉन्चेज एआई। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये पॉइंट याद रखिएगा। फॉर ऑल इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विथ सीबीएसई, यानी इंटेल ने सीबीएसई के साथ भागीदारी में एआई फॉर ऑल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सभी के लिए पहल की शुरुआत की है। तो यह इंटेल क्या है? चिप मेकर कंपनी है, ये तो जानते ही होंगे। तो इंटेल कंपनी सेड दैट इट हैज ज्वाइंड हैंड विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टू लॉन्च एन एआई फॉर ऑल initiative that aim to build a basic understanding of artificial intelligence for people in India। यानी भारत के लोगों को आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जानकारी देने के लिए सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ हाथ मिलाया है। किसने? इंटेल कंपनी ने। तो द इनिशिएटिव इज ए 4-hour लर्निंग प्रोग्राम मीन टू डेमिस्टिफाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंटेल के एआई फॉर सिटीजन कार्यक्रम पर आधारित एआई फॉर ऑल 4 घंटे स्वतः सीखने का कार्यक्रम है जो एआई के बारे में एक्सप्लेन करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएगा। द कंपनी सेड दैट द प्रोग्राम एम्स टू ब्रिंग एआई टू अबाउट 1 मिलियन पीपल इन इट्स फर्स्ट ईयर, यानी करीब 10 लाख लोगों तक एआई को पहुंचाना है। एआई हैज द पावर टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, एड्रेस पॉपुलेशन स्केल चैलेंजेस एंड बेनिफिट पीपल्स लाइव एंड लाइवलीहुड। तो इस तरह से यह जो है एआई में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने, जनसंख्या पैमाने की चुनौतियों का समाधान करने और लोगों के जीवन में आजीविका का लाभ पहुंचाने की शक्ति है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आज हर जगह यूज हो रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। इंडिया एंड यूएस टू ज्वाइंटली होस्ट इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम इन अक्टूबर, यानी भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की मेजबानी करेंगे। कब? अक्टूबर में। तो इंडिया एंड द यूएस विल वर्चुअली को होस्ट द 4th एनुअल, ये ध्यान रखिएगा, यह चौथा है, 4th एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम इन अक्टूबर। द इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम नाउ इन इट्स 4th ईयर इज ए पायनियरिंग इवेंट टू प्रमोट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स पार्टनर थ्रू आउट द इंडो पैसिफिक, यानी अपने चौथे साल में है, 4 साल हो गया है यह होते हुए। तो फ्रॉम अक्टूबर से 2 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका एंड यूएसए। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यूएस आसियान बिजनेस काउंसिल, ये सब मिलकर के इसे होस्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स फ्रॉम द यूएस, इंडिया एंड द इंडो पैसिफिक रीजन विल एक्सचेंज व्यू थ्रू इंटरैक्टिव डिस्कशंस around 3 broad themes will be organized including economic recovery and resilience, क्लाइमेट एक्शन एंड द डिजिटल इनोवेशन। तो इस तरह से डिजिटल इनोवेशन, क्लाइमेट एक्शन, आर्थिक सुधार, इन सब पर चर्चा की जाएगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आईएनएस ताबर पार्टिसिपेट इन इंद्र नोवेल 2021 एक्सरसाइज, यानी आईएनएस ताबर ने इंद्र नौसेना 21 अभ्यास में भाग लिया। तो यह 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इंद्र नेवी, यानी यह 12वां संस्करण है भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। ये याद रखना, यह कौन सा है? द्विवार्षिक यानी बाइनियल बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये 2 सालों पर होता है। तो ये 29 जुलाई को बाल्टिक स्टेट में पहले भी बता चुका हूं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, उसी के बगल में बाल्टिक सागर है, तो वहीं पर यह अभ्यास हुआ। यह अभ्यास क्यों हुआ?
क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने खबरों में देखा था कि सी ब्रीज एक्सरसाइज किया था ब्लैक सी में अमेरिका ने, तो उसी के प्रतिपक्ष में रूस ने भी यह कदम उठाया है। इट्स पर्पस इज टू प्रमोट ज्वाइंट ऑपरेशन टू काउंटर मैरीटाइम थ्रेट्स एंड इंश्योर मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो इस तरह से समुद्री खतरों से निपटने के लिए यह संयुक्त अभियान किया जाता है। तो इट वाज लॉन्च फर्स्ट टाइम इन 2003 में इसे लॉन्च किया गया था। दोनों देशों के कह सकते हैं रणनीतिक संबंधों का यह प्रतीक है और इस तरह से यह अभ्यास रूसी से नौसेना के 325th नेवी डे सेलिब्रेशन ऑफ द रशियन नेवी और इस तरह से आईएनएस ताबर की सेंट पीटर्सबर्ग रूस की यात्रा के हिस्से के रूप में किया गया था। और दोस्तों थोड़ा सा आईएनएस ताबर के बारे में जान लीजिए कि आईएनएस ताबर क्या है। भारतीय नौसेना के तलवार क्लास का यह थर्ड फ्रीगेट है और आईएनएस ताबर इज ए रशियन बिल्ट वॉरशिप, यानी यह जो है युद्धपोत रूस से ही बना हुआ है। इट वॉज कमीशन इन 2004 कालिनग्राद में शामिल किया गया था और इस युद्धपोत का संचालन भारतीय नौसेना का वेस्टर्न कमांड करती है, ये भी पॉइंट याद रखना। और 3620 टन डिस्प्लेसमेंट वाले इस युद्धपोत की जो लेंथ है 124.8 मीटर है एंड आईएनएस ताबर की जो टॉप स्पीड है 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस युद्धपोत में 18 ऑफिसर सहित 180 क्रू मेंबर्स तैनात होते हैं। इसमें बहुत सारी मिसाइलें लगाई गई हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं इसमें हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम, कमीशन एंड कमेटीज में। आज भी हमने जांच समितियों को लिया है, आयोग को लिया है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं शिवरामन कमेटी 1979 में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। इसी तरह से एसएन वर्मा कमेटी 1999 में, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। इसी तरह से स्वामीनाथन कमीशन 2004 में, टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम फेस बाय फार्मर, जो किसानों को समस्या उसको ढूंढने के लिए यह समिति का गठन। इसी तरह तारापोर समिति, रिपोर्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इसी तरह से वाईबी रेड्डी कमेटी 2001 में, रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस। इसी तरह से के कस्तूरी रंगन फॉर ड्राफ्टिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसी तरह से केलकर कमेटी टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म। जस्टिस ए.के. माथुर 7th पे कमीशन के लिए, सी रंगराजन कमेटी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन एंड बिमल जालान आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, टू रिव्यू द कैपिटल रिजर्व विथ आरबीआई। इसी तरह से इसको हिंदी में भी दिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। हम बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन नेम्स इंडियन अमेरिकन राशिद हुसैन एज द फर्स्ट मुस्लिम रिलीजियस फ्रीडम एम्बेसडर, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत अमेरिकी राशिद हुसैन को पहले मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत के रूप में नामित किया है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने यह कार्य किया। हुसैन इज द फर्स्ट मुस्लिम टू बी नॉमिनेटेड टू सर्व एज द एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम और राशिद हुसैन इज द डायरेक्टर ऑफ पार्टनरशिप एंड ग्लोबल एंगेजमेंट एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो इस तरह से वह सुरक्षा परिषद में भागीदारी और वैश्विक जुड़ाव के डायरेक्टर भी हैं और उन्होंने पहले न्याय विभाग के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग में वरिष्ठ वकील के रूप में भी कार्य किया है। ड्यूरिंग द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन राशिद सर्व्ड एज द यूएस स्पेशल एनवॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन फॉर स्ट्रेटेजिक काउंटर टेररिज्म कम्युनिकेशंस एंड एज ए व्हाइट हाउस डिप्टी एड। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। येल यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की डिग्री ली है। अब बढ़ते हैं भारत बिल पे अपॉइंट्स पे यूज नूपुर चतुर्वेदी एज न्यू सीईओ। तो भारत बिल पे ने पेयू के नूपुर चतुर्वेदी को नया सीईओ अपॉइंट किया है। तो इस तरह से यह जो है लघु और मध्यम व्यवसाय की कंट्री हेड है, किसमें? पेयू में। अब यह भारत बिल पे की सीईओ बन चुकी हैं और इन्होंने जो है इससे पहले 2 दशकों के कैरियर में एयरटेल पेमेंट बैंक, सैमसंग, आईएनजी, वैश्य बैंक, सिटी बैंक के साथ वरिष्ठ भूमिकाओं में इन्होंने वर्क किया है। यह लखनऊ के भारतीय प्रबंधन संस्थान की पूर्व छात्रा भी रही हैं और इस तरह से भारत बिल पे एक समन्वित बिल भुगतान प्रणाली है जो ग्राहकों को एक सुविधाजनक तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के बिल, फीस आदि का भुगतान एक ही स्थान पर करने की सुविधा उपलब्ध कराती है और इसका एस्टैब्लिशमेंट 2013 में हुआ था। अब बढ़ते हैं बुक्स एंड अवार्ड्स में। दोस्तों आज हमने चेतन भगत की प्रसिद्ध पुस्तकों को लिया है क्योंकि इनकी पुस्तकें अक्सर आप लोगों के एग्जाम में आ जाती हैं, जैसे 5 पॉइंट समवन,
थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, टू स्टेट, रिवॉल्यूशन 2020, वन इंडियन गर्ल, ये सब। और इनके किताबों पर फिल्में भी बनी हैं, जैसे टू स्टेट पे भी मूवी बनी है। कभी कभी आ जाता है कि कौन सी फिल्म किस किताब से बनी, मतलब ली गई है इसकी कहानी। तो जैसे टू स्टेट तो इस नाम की फिल्म ही है, इसी तरह से हाफ गर्लफ्रेंड भी इनकी पुस्तक है, आगे भी चर्चा करता हूं। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, जैसे थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ एक काय पोचे मूवी आई थी, इसको ऐसे ही बना लीजिए, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। 5 पॉइंट समवन, थ्री इडियट मूवी आई थी आमिर खान की, तो वह जो है इससे ली गई है। वन नाइट एट द रेट कॉल सेंटर, एक सलमान खान की मूवी हेलो आई थी, वह उस पर बनी थी। और हाफ गर्लफ्रेंड भी बनी है मूवी। गर्ल इन रूम 105, वन अरेंज मर्डर, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। व्हाट यंग इंडिया वांट्स, कई बार एग्जाम में आया हुआ, इसे भी याद रखेंगे। इसी तरह से मेकिंग इंडिया ऑसम 2015 में इन्होंने लिखी थी। इसी तरह से इंडिया पॉजिटिव, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, 2019 में लिखा था। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। आरबीआई इंपोजेस ₹5 करोड़ फाइन ऑन एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया in its statutory investigation had found that Axis Bank was not complying with certain provisions, यानी विशेष प्रावधानों का उसने पालन नहीं किया। यही कारण है कि आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर इस तरह का कदम उठाया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसके अलावा भी अभी कुछ दिन पहले ही 2 कोऑपरेटिव बैंकों पर भी नियमों के उल्लंघन के कारण पेनाल्टी लगाया था आरबीआई ने, जैसे महाबलेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपया, अलीबाग कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाया। इसी तरह से कई नियमों के उल्लंघन के आरोप में 14 बैंकों पर भी जुर्माना लगाया था। थोड़ा सा एक्सिस बैंक के बारे में जान लीजिए। सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। 1993 में इसकी स्थापना अहमदाबाद में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इसी तरह से आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, 1935 में स्थापना कोलकाता में हुई थी और इस समय पर प्रेजेंट में शक्तिकांत दास हैं इसके गवर्नर। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज में दोस्तों। नोवाक जोकोविच डिफीटेड बाय ज्वेरेव इन द सेमीफाइनल, और इस तरह से नोवाक जोकोविच गोल्डन स्लैम का सपना देख रहे थे। गोल्डन स्लैम, ये क्या होता है गोल्डन स्लैम? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए कि गोल्डन स्लैम क्या होता है। तो गोल्डन स्लैम उसे कहते हैं जैसे एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियाई होता है, विंबलडन होता है, हाँ, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ये 4 जो महत्वपूर्ण ओपन है, इसको जीतने के साथ साथ उसी साल के ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने वाले को गोल्डन स्लैम कहा जाता है। तो इस बार नोवाक जोकोविच अभी जो है यूएस ओपन बचा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट जो 3 हो चुके हैं जो अभी, तो उन तीनों में इन्होंने जीत हासिल की है। तो ऐसे में इनका गोल्डन स्लैम का सपना टूट गया। सेमीफाइनल में वह ज्वेरेव से हार चुके हैं। तो यह जो है, और इस तरह का कारनामा अभी तक एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं, वह हैं स्टेफी ग्राफ। 1988 के ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीत के और उस वर्ष के 4 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते थे। यह जर्मनी की खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ यह हासिल करने वाली इकलौती टेनिस खिलाड़ी हैं। आंद्रे आगासी के नाम 4 ग्रैंड स्लैम तो एक साल में जीता था, लेकिन उस साल ओलंपिक गेम नहीं हुए थे, तो उन्होंने दूसरे साल ओलंपिक गेम का भी गोल्ड जीता था। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट यही है गोल्डन स्लैम की जो डिफिनीशन है कि उसी वर्ष को जीतने वाले स्वर्ण, जो ओलंपिक में स्वर्ण और 4 ग्रैंड स्लैम, तब उसको गोल्डन स्लैम कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पीवी सिंधु रीचेस सेमीफाइनल और लोवलीना सिक्योर्स मेडल। तो पीवी सिंधु कल बहुत ही अच्छा, यानी 30 जुलाई को अच्छा दिन था एक तरह से देखा जाए भारत के लिए, कि पदक की आस जगी थी, क्योंकि अभी तक भारत मात्र 1 पदक लेकर के 51 रैंक पर है। तो इस तरह से मीराबाई चानू रजत पदक जीती हैं और दूसरा पदक 69 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने। इस तरह से और पीवी सिंधु भी सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं,
हालांकि अभी अभी देखा खबर में तो वह सेमीफाइनल में हार गई हैं। तो इस तरह से जहां पर आप देख सकते हैं कि एक पदक आने की और संभावनाएं हैं और अभी भी खेल जारी है, क्योंकि खेल अनिश्चितताओं का गेम होता है, कुछ भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। आज वर्ल्ड रेंजर डे है, तो विश्व रेंजर दिवस। यहाँ पर जैसे जंगलों में जो फॉरेस्ट रेंजर होते हैं वह सुरक्षा के लिए उनको लगाया जाता है, तो वह लोग जो है इसीलिए जैव विविधता की वो रक्षा करते हैं जंगलों में। इस तरह से असुरक्षित जानवरों की भी रक्षा करने के लिए अपनी जिंदगी भी खो देते हैं। तो उन्हीं की याद में 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। तो 1992 में आज ही के दिन इंटरनेशनल रेंजर फाउंडेशन ने स्थापना की थी और दोस्तों पहली बार 2007 में यह आयोजित किया गया था। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। जैसा कि कल हम लोगों ने पुर्तगीज का बात किया था, डच का बात किया था, आज हम ब्रिटिश अराइवल की बात करेंगे। तो अंग्रेजों का भारत में आगमन एक तरह से देखा जाए तो 1578 में सर फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक अंग्रेजी नाविक था जो समुद्री मार्ग से पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जो है निकला था। तो उसको एक पुर्तगाली जहाज मिला और उसे लूटा। तो वहां पर उसको कुछ नक्शे मिल गए, केप ऑफ एंथ्रीप का, गुड होप, इन सब का मिला, जिसमें भारत की समृद्धि के बारे में उसमें पूरा इसको जानकारी मिली और भारत की ओर मूव किया। और इस तरह से मर्चेंट एडवेंचरस कहा जाता है, जो व्यापारियों का समूह होता है। तो उन्होंने ही 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। इस तरह से 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गया था। तो 1600 में ही ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी को एक चार्टर दिया गया, जिसमें कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार यानी मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्री फॉर 15 ईयर। फिर उसके बाद कैप्टन हॉकिंस केम टू सूरत इन 1608। तो दोस्तों 1608 में ही कहा जाता है कि सूरत में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन वो अस्थायी थी, ये ध्यान रखिएगा। आगे भी चर्चा करेंगे। जो पहली स्थायी ब्रिटिशों की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी वह मुसलीपट्टनम में थी। तो हॉकिंग वेंट टू जहांगीर कोर्ट एंड स्पोक इन पर्शियन लैंग्वेज। जहांगीर प्रभावित हो गया और उसे इंग्लिश खान की उपाधि दे दिया और 400 का मनसब भी दिया। तो इस तरह से भी पूछ लेता है कि जहांगीर के काल में कौन आया था। फिर 1611 में मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ब्रिटिश कंपनी की अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई और 1613 में ही जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी रूप से, पहले अस्थायी था, 1613 में फिर सूरत में कोठी स्थापित की गई थी। फिर 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और वह 3 साल तक यहीं रहा। उसका यही उद्देश्य था कि व्यापारिक संधि करना, ट्रेड ट्रीटी, और यहां पर कोठियां, स्थायी कोठियां स्थापित करना था। और धीरे धीरे वो अपने मंसूबे में शामिल है और 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया और 1717 में फरुखसियर के दरबार में पहुंचा। फरुखसियर को बहुत ज्यादा पीड़ा थी, उसको चोट लगी हुई थी, घाव था, और उसके साथ एक डॉक्टर थे हैमिल्टन, उन्होंने ठीक कर दिया और फरुखसियर खुश हो गया और उसको जो है भारत में कहीं भी व्यापार करने के लिए मान्यता प्रदान कर दिया। तो इसी डिक्लेरेशन को ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि ब्रिटेन का एक कानूनी दस्तावेज है। 15 जून 1215 में इसे लॉन्च किया गया था ब्रिटेन में। तो इस तरह से जब फरुखसियर ने जारी किया इस घोषणा को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो इसमें उसने जो फरमान जारी किए कि अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की, यानी फ्री ट्रेड करने का जो है दे दिया गया, अनुमति अलाउड कर दिया गया। दे वर अलाउड टू टेक लैंड अराउंड कलकत्ता ऑन रेंट। उन्हें आसपास की जमीन लेने की भी अनुमति दे दी गई। इन द एंटायर प्रोविंस ऑफ हैदराबाद द टैक्स एग्जम्पशन विच दे हैड ऑलरेडी गॉट was continued। तो इस तरह से चुंगी की छूट मिलती रहे, इस तरह से उन्होंने दिया ऑर्डर, और 10,000 वार्षिक कर के बदले उन्हें चुंगी देने से भी छूट मिले। तो इस तरह से मुंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण राज्य में चलाने की भी अनुमति दे दी गई। और इस तरह से 1623 में कंपनी ने सूरत, अहमदाबाद, आगरा, कन्नौज, बड़ौदा में फैक्ट्री स्थापित कर ली और ये सभी फैक्ट्रियां सूरत की कोठी में प्रेसिडेंट और काउंसिल के नियंत्रण में रख दी गई। तो यह इस तरह से ब्रिटिश आगमन का था। और दोस्तों
अगले अंक में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, कैसे कैसे और अंग्रेज आगे बढ़ते गए और पूर्णतः सत्ता स्थापित की है अपनी। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में है स्वाति सिंह, रोली सरोज, तोहफा सबा तस्कीन, अमरजीत सिंह बल्लू, रवि पटेल, स्नेहा शर्मा, अनुराग उपाध्याय, सूरज उपाध्याय, सूरज मिश्रा, संदीप यादव, अभिषेक यादव, हिमांशु तिवारी, संजय नेगी, साई तेजा डुग्गी, स्वागतिका दलाई, अर्ची तिवारी, नीरज यादव, अभिनव शुक्ला, डॉक्टर BL देवांगन, संध्या रानी सामंतरा, मुस्कान हारून शेख, आकाश अवस्थी, संदीप कुमार, पूजा शर्मा करुणेश, विनोद जायसवाल, संध्या वैरागी दास, स्वप्निका सिंह, निखिल माथुर। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज आप लोग और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 780 न्यू एयर ट्रैफिक रूट अंडर विच स्कीम। किस योजना के तहत 780 नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी? उड़ान, फ्लाई बी, ट्रेवल, फ्लाइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडियाज 2-year टर्म एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल बिगन। यानी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल कब शुरू हुआ? 2020, 2019, 2021 या 2018? एंड नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज ज्वाइंड हैंड विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टू लॉन्च एन AI फॉर ऑल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर ऑल इनिशिएटिव? डेल, सैमसंग, रिलायंस या इंटेल कंपनी? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ इंडिया US इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम विल बी वर्चुअली होस्टेड इन अक्टूबर? सेकेंड एडिशन है ये, थर्ड है, फोर्थ है या फिफ्थ है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैरीटाइम एक्सरसाइज इंदिरा नेवी 2021 is a bilateral maritime exercise between the Indian Navy and which other country? जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस या रूस? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केलकर कमेटी dealt with which of the following? यानी केलकर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? पिछड़ी जाति, कर सुधार, महिला अधिकार या अनिवार्य शिक्षा, यानी कंपल्सरी एजुकेशन, वुमेन राइट, tax reform, backward caste. Recently, the Reserve Bank of India has imposed a fine of 5 crore on which of the following bank for violating rules? नियमों के उल्लंघन के कारण 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है RBI ने किस बैंक पर? एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक या नन ऑफ दीज? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ओनली टेनिस प्लेयर टू हैव वॉन द गोल्डन स्लैम टाइटल? गोल्डन स्लैम एकमात्र टेनिस खिलाड़ी कौन है? स्टेफी ग्राफ, मोनिका सेलेस, सेरेना विलियम्स, मारिया शरापोवा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेटेड? 25, इसको 25 कर लीजिएगा, आई एम सॉरी, 25 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई या 31 जुलाई? एंड लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द ब्रिटिश कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन द ईयर 1611? यानी 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? सूरत में, मसूलीपट्टनम में या चेन्नई में या भरूच में? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।